हेलो क्लास सेवन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन्थ हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर का नेम आप देखो मुगल साम्राज्य। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है। प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत फिर से याद करें में है। उत्तर हम देखते हैं। यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं, सही जोड़े बनाए। तो आप देखो यहाँ पर पहला है आपका मनसबदार यानी कि मनसब, इसको आप मिलाओगे पद से। फिर है मंगोल, इसको आप मिलाओगे अजबेक से। फिर है यहाँ पर सिसोदिया राजपूत, इसे आप मिलाओगे मेवाड़ से। फिर है यहाँ पर राठौर राजपूत, इसको आप मिलाओगे मारवाड़ से। फिर है आपका नूरजहां, इसे आप मैच करोगे जहांगीर से। फिर है सूबेदार, इसे आप मैच करोगे गवर्नर से। तो उसके बाद आप देखो अगला प्रश्न है आपके पास। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों को भरे यानी कि मैच द फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पर दिए हैं। पहला आप देखो कौ में क्या दिया है आपको, डैश अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम के राज्य की राजधानी थी। तो क्या थी आप देखो, उसका आंसर होगा आपका काबुल। ठीक है। अगला है आपका खौ है यहाँ पर, दक्कन की पांचों सल्तनत बरार खानदेश अहमदनगर डैश और डैश थी। तो जो दक्कन की 5 सल्तनत थी ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेने कौन कौन सी है। पहली आप देखो बरार, फिर है खानदेश, फिर है यहाँ पर अहमदनगर और अगले हैं आपके बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है। फिर आप देखो अगला है यहाँ पर, यदि जाट एक मनसबदार के पद और वेतन को घोतक था तो सवार डैश उसके डैश को दिखाता था। तो क्या था यहाँ पर, सैन्य उत्तरदायित्व को। ठीक है। अगला आप देखो यहाँ पर खौ है आपका, अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी डैश के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज्य कर सका। तो यहाँ पर है आप देखो सुलह एक काबुल, यानी कि अच्छा सुलह एक कुल है आपका यहाँ पर। ठीक है। अगला आप देखो प्रश्न 3 है आपके पास, मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन से थे। तो इनको आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं कि जो मुगल राज्य था उसके अधीन जो केंद्रीय प्रांत आते थे उनके नाम, पहला है दिल्ली, फिर है आगरा। ठीक है। अगला आप देखो यहाँ पर है, मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था। तो इसका उत्तर आप देखो यहाँ पर, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और नहीं उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था और यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे, यानी कि रहते थे। आप समझ सकते हो यहाँ से। ठीक है। फिर है यहाँ पर आइए समझे के अंतर्गत आपके पास प्रश्न 5 है, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी। तो इसका उत्तर आप लिखोगे देखो यहाँ पर, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अगला आप देखो यहाँ पर, अधिकार अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों या जमींदारों को अपना राजस्व देते थे। एकत्रित किए गए राजस्व को जमींदार सरकारी खजाने में जमा करते थे। उसके बाद आप देखो प्रश्न 6 है यहाँ पर, शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी। आपको इसका उत्तर लिखना है। तो आप देखो यहाँ पर, अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण थी। पहला आप लिखोगे यहाँ पर, धार्मिक चर्चाओं और परिचर्चाओं से अकबर को ज्ञात हुआ कि धार्मिक कट्टरता प्रजा के विभाजन और असमंजस्य के लिए उत्तरदायी होती है। अगला है यहाँ पर, ये अनुभव अकबर को सुलह एक कुल का सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। फिर यहाँ पर, इन चर्चाओं ने उसे प्रशासन की एक स्पष्ट सोच प्रदान की, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। उसके बाद आप देखो प्रश्न 7 यहाँ पर, मुगलों ने खुद को मुगल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने का क्यों बल दिया। ठीक है, होने पर क्यों बल दिया। तो आप देखो इसका उत्तर आप लिखोगे, मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मंगोल या मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था।
आगे आप देखो, आइए विचार करें के अंतर्गत आपके पास प्रश्न 8 है यहाँ पर। भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी? तो इसका उत्तर आप देखो यहाँ पर, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के लिए निम्न कारणों से जरूरी थी। पहला आप देखो यहाँ पर है, भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। अगला है, समस्त प्रशासनिक कार्य इस आय द्वारा पूरे किए जाते थे। अगला आप लिखोगे यहाँ पर, राज दरबार के कर्मचारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य खर्चे की पूर्ति राजस्व पर ही निर्भर थी। उसके बाद आप देखो प्रश्न 9 है यहाँ पर, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? तो इसका उत्तर आप देखो, मुगलों के साम्राज्य में जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ किया। प्रारंभ में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे और आगे देखो, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। आगे आप देखो, इससे मुगलों को भारत में अपने शासन का विस्तार करने में एवं उसे स्थायित्व प्रदान करने में सहायता मिली। आगे आप देखो, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 10, मुगल साम्राज्य के समाज की ही तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? तो इसका उत्तर आप लिखोगे, मुगल साम्राज्य के समाज में कई धर्म और जाति के लोग रहते थे। यही स्थिति वर्तमान भारत में भी बनी हुई है। फिर भी भारत में विविधता में एकता कायम है। भारत में विविध प्रकार की संस्कृतियाँ जैसे संगीत, नृत्य, भाषा, पर्व, त्योहार, साहित्य, खान पान, रहन सहन, पहनाव आदि में कई तरह की विविधता देखने को मिलती है। उसी तरह भारतीय समाज में अनेकों धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि अनेक जाति जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया आदि के लोग रहते हैं। इससे भारत की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में किसी तरह की चुनौती नहीं है। आगे आप देखो, अगला प्रश्न आपका प्रश्न 11, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं? तो आपको पता है कृषक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, हर चीज़ के लिए। क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है? तो इसका उत्तर आप देखो, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। वर्तमान और अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित है, लेकिन राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान धीरे धीरे घटता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है लोग क्या कर रहे हैं, कृषि को छोड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। और दूसरे क्षेत्र जैसे कि उद्योग, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, यातायात, व्यापार, पर्यटन एवं अन्य सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में अमीर और गरीब के बीच का अंतर मुगल साम्राज्य की तुलना में अधिक बड़ा है। मुगल काल में 5.6% व्यक्ति कुल संस्थानों के मात्र 61.5% का उपयोग करते थे, जबकि आज हम 5% व्यक्ति देश के लगभग 90% संस्थानों का उपयोग करते हैं, ठीक है, संसाधनों का उपयोग करते हैं। अब आप देखो, आइए करके देखें के अंतर्गत आपके पास प्रश्न 12 है, मुगल साम्राज्य का उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र पर अनेक तरह के प्रभाव पड़ा। पता लगाइए कि जिन नगर, गांव अथवा क्षेत्र में आप रहते हैं उस पर इसका कोई प्रभाव पड़ा। तो आप देखो, ये आपको स्वयं करना होगा, ठीक है। जिस इलाके में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां पर आपको देखना है कि मुगल साम्राज्य का उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक तरह के प्रभाव पड़ा, तो क्या आपके गांव पर भी इसका प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो आपको ये लिखना है। आजकल गूगल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप अपने गाँव का नेम लिख के वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। एंड क्लास 7th आप क्लास 7th के अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।